टाइम आ गया था मैं। अच्छा, मैं आज ये अपना वो लेके आया हूँ प्राणोपनिषद का। आज मेरे पास दुर्गा सप्तशती भी है और गीता भी है। बढ़िया। कल मैंने दोनों के उसका दुर्गा सप्तशती का तो कल जो प्रथम संस्करण का निवेदन है वो भी पढ़ लिया, और विषय सूची, और फिर अथ सप्त श्लोक दुर्गा वो भी पूरा मैंने पढ़ा। फिर वो दुर्गा दुर्गा स्तोत्र सत नाम श्रोतम है जिसे आज पढ़ लूंगा, और उसके श्लोक वहां तक पढ़ लिए जहां तक वो शायद 37 हो गए हैं उसके। मैंने भी कल इसीलिए बैठ के दुर्गा सप्तशती लिखी सारी की उसमें क्या क्या चीजें करने के लिए हैं। जी। कल मैंने उसके पहले कुछ पेज लिखे थे तो मैंने ग्रुप में डाल भी दिए थे। आई डोंट नो आपको शेयर करा मैंने नहीं करा। हाँ, आपको भी कर रखा है शेयर। जी, बताइए प्रश्नोपनिषद आपने क्या पढ़ा। जो आपने ये मुझे ये पेज दिया है ना, तो वो हम्म। मैंने पढ़ा। क्या हाउ डिड लाइफ बिगन। क्या चीज समझ में आई। मैंने सिर्फ पढ़ा इसको। गूगल करिए, ये पढ़ने लायक मटेरियल है। मैं अच्छा। कभी किसी को ना ये वाला मटेरियल पढ़ने के लिए वो नहीं करता, प्रेशर नहीं बनाता। अच्छा, तो मुझे इसे हर चीज को इसको गूगल करके इसको पढ़ आप लेना। गूगल गूगल करके पूरा प्रश्नोपनिषद पढ़ना है आपको। छोटा सा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। नाम ही प्रतिशत मेरे उपनिषद पास है। ओशो का है, ओशो का नहीं पढ़ूंगा। ओशो तो कूड़ा बेचता है। तो ठीक है, उसे नहीं पढ़ूंगा मैं फिर इसको देख लूंगा तो आज। इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ, ओशो का जितना भी प्रोसेस मैंने पढ़ा, ओशो बेसिकली जैन था। हम्म। और जैन जो है वो नास्तिक दर्शन होता है, और दर्शन से ही व्यक्ति का वक्तव्य पता चलता है। तो हमारे हम्म। यहाँ क्या होता है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि क्योंकि हमें साधु और असाधु के बीच में जो है ना, डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आता। हम्म। तो जब हमें डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं पता, तो हम एक वेश से सबको वो मानते हैं। हम्म। ओशो की, मैं नहीं कह रहा कि उसकी उपलब्धि कोई कम या बड़ी, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि अध्यात्म प्रवेश में ओशो का योगदान शून्य है। जी। हमारा जो चर्चा है वो अध्यात्म प्रवेश की है। अध्यात्म कहते किसको है। व्यक्ति का अपने अपनी तरफ मुड़ जाना। अच्छा, बड़ा सिंपल है, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तीन चीजें होती हैं: अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। अध्यात्म कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, हम्म। अधिभूत कहते हैं स्थूल शरीर को, और अधिदैव कहते हैं कारण शरीर को। सो जब आप अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम अध्यात्म कहते हैं। मतलब इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। हम्म। अच्छा, जो कारण शरीर के लिए बना बताया है वो क्या बताया है? आदि दैविक, आदि भौतिक। अधिभूत इज स्थूल शरीर। तो जब हम अपने स्थूल शरीर की प्रक्रियाओं को देखते हैं, तो उस प्रक्रिया को देखना और जानना जो है कि स्थूल शरीर कैसे काम करता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिभूत। अधिदैव, अधिभूत। और जब हम अपने कारण शरीर को देखते हैं कि हर एक प्रक्रिया के अंदर जब हम उसका कारण ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करते हैं,
तो वो कारण ढूंढने की प्रक्रिया अधिदैव कहलाती है। तो अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, जी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिजाइन। हार्डवेयर अधिभूत, और आदिदेव सॉफ्टवेयर, और अधिदैव इज आध्यात्म डिजाइन, अधिदैव इज डिजाइन। डिजाइन, तो फिर सॉफ्टवेयर आध्यात्म। सॉफ्टवेयर अध्यात्म। तो जब आप सूक्ष्म में निश्चय करना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके पास में एक मोबाइल फोन है। जी। ये मोबाइल फोन 80 के दशक में भी था, 90 के दशक में भी था, 2000 के दशक में भी था, 2010 के दशक में भी था, 2020 के दशक में भी था। मोबाइल फोन मतलब फोन लेके जब आप चल सकते हो। जी। 80 के दशक में जब फोन आया था तो उसको वायरलेस फोन कहते थे। ठीक है। 80 के दशक में वायरलेस कहते थे। कॉर्डलेस या वायरलेस जैसे मर्जी हाँ हाँ, समझ कोडलेस, लीजिए। हाँ ठीक है। जी जी। ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी कब की है, एक सेकंड रुकिए, मैं भी बता देता हूँ ये वाला पार्ट तो। क्या 80 के दशक में ये वायरलेस फोन आ गया था? जी। कॉर्डलेस, वायरलेस जैसे भी कह सकते हैं उसको। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक ही फोन है और एक ही फंक्शन है हम्म। उसका, वायरलेस होना। और हम्म। उसके जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए उसकी हार्डवेयर ही चेंज करनी पड़ती है, उसका सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ता है। तो हार्डवेयर क्या होगी और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, ये आधार कौन डिस्कस करता है? ये वो डिस्कस करता है जो क्रिएटर होता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ जी। फोन जो है वो आज मोबाइल फोन है, कॉर्डलेस फोन है, वायरलेस है, ये अगर एक ही आप मानते हैं और उसके सिर्फ वेरिएंट फर्क फर्क देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि एक टीम है जो केवल क्रिएटर की तरह से सोचती है और डिजाइन में ऑल्टरेशन करती है। जी। तो जो क्रिएटर और डिजाइन के ऑल्टरेशंस को देखता है, वो देखने वाली टीम जो है उसको हम कहते हैं अधिदैव। जी। जो टीम हार्डवेयर पे काम करती है वो सारी टीम जो है वो कहलाती है अधिभूत। भूत। और जो सॉफ्टवेयर पे काम करती है उस पूरी टीम को आप कहते हो अध्यात्म। बाकी आप जितना भी सुनते हो ना कि अध्यात्म में प्रवेश नहीं है, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा। तो बल्कि एक हमारे गुरुजी के यहाँ एक व्यक्ति आते थे, तो वो जो है वो मेरे को हमेशा बोलते थे, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी कितने बड़े आदमी हैं और तुम लोगों का तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम उनसे बस ऊपर ऊपर की बातें करते रहते हो, ये तो गूढ़ प्रश्नों के लिए बने हैं। उन्होंने हम्म। 4-5 बार बोला और मुझे ऐसा, अच्छा हमें तो हमारे गुरुजी के अलावा कुछ पता ही नहीं था। जिंदगी हम्म। वहीं से शुरू होती थी, वहीं खत्म होती थी। और
हम लोग उस समय वहां माउंट आबू जा रहे थे साथ साथ, तो उन्होंने रास्ते में ये सारी बातें बोली। और मैं तो सोचते 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 कि अरे यार तुझे पता ही नहीं तेरे गुरुजी कौन है, लानत है ऐसे जीवन पे, और ऐसे करके मतलब उल्टा सीधा चिंतन मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया, क्योंकि और तो कोई चीज पता ही नहीं थी। तो जब ये वाली चीज हुई, तो फिर जब वहां पहुंचे गुरुजी के पास, उनको प्रणाम करा, और पहली चीज मैंने यही बोली कि मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आप ये बताओ कि आप हो कौन, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ये सारी चीजों का। और ये मुझे कह रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, और तुम मूल जलूल बातें इनसे पूछते रहते हो बच्चों के तरीके से। अब जब ये हुआ तो मैं बड़ा परेशान था। मेरे गुरुजी ने वो उनको भैया को इतनी कस के डांट लगाई, खबरदार जो इस लड़के को छेड़ा तो दोबारा इस विषय पे बात नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई थी। तो जो आधार होता है ना व्यक्ति का, हम्म। जब वो छिन जाता है, हम्म। तब उसका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होता है। ये मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल है। बाकी जितनी भी चीजें जो भी व्यक्ति बोलता है वो सब फालतू की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। जी। हमारे गुरुजी कहते थे साधु बेटा तीन प्रकार से बनता है, पेट से, चपेट से और लपेट से। पेट, चपेट और लपेट। हाँ, बोले भूखे मर रहे थे क्या करें, बोले चलो साधु ही बन जाते हैं। तो ये पेट की वजह से साधु बन गए। दूसरे हम्म। साधु वो होते हैं जो चपेट में मतलब कि महामारियां फैलती थी पहले, तो महामारियों में लोगों के परिवार नष्ट हो जाते थे। तो जब हम्म। परिवार नष्ट हो गया, अकेले पागलों से घूम रहे हैं, तो बोले क्या करें, चलो साधु ही बन जाते हैं। हम्म। वो दूसरे साधु होते हैं। हम्म। तीसरे होते हैं जो लपेट से, कि भाई एक साधु के पास उठ बैठ रहे थे, धीरे धीरे जो है वो उसी के साथ जो है वो देखते रहे, काम करते रहे। तो एक दिन साधु ने कहा कि चलो बच्चा तुम भी दीक्षा लो और बांध लो लंगोटी। तो वो तीसरे हम्म। प्रकार के जो साधु होते हैं उन्हें कहते हैं लपेट से। बोले जो चौथे प्रकार के जो साधु होते हैं, जो ना पेट से होते हैं, ना चपेट से होते हैं, ना लपेट से होते हैं, बोले वो वास्तविक साधु होते हैं। जी। तो इसलिए प्रक्रिया सर जो है, जब आप किसी भी चीज को देखते समझते हैं तब आपको उसका जो गूढ़ तत्व है वो पता चलता है। तो हम वेश देखते हैं, उस व्यक्ति को नहीं देखते, उस प्रक्रिया को नहीं देखते। और ये ऐसा नहीं था कि ये चीज पहले नहीं थी। पहले क्या होता था, पहले हर चीज टेस्ट करी जाती थी, बताई जाती थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतिहास से एक एग्जाम्पल दूं तो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। जी। उनको पैदा होते ही उनका जन्म ही राम कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। ठीक है। लेकिन जब वो सुग्रीव को उन्होंने राम लक्ष्मण से मिलवाया, हम्म। तो सुग्रीव ने कहा देखो हनुमान, मेरे बुरे वक्त में तुमसे ज्यादा करीबी मेरा कोई नहीं है, हम्म। और आज की तारीख में मेरा सगा भाई बाली जो है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हम्म। मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अन्यथा मत लेना, तुम जो है कह रहे हो कि ये बाली का नाश कर देंगे, और मैं मान भी रहा हूँ, बट मैं हम्म। परीक्षा लेना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है। तो हम्म। बिना परीक्षा करे कोई व्यक्ति किसी चीज को मानता नहीं था। आयुर्वेद में भी चिकित्सा चंद्रोदय अगर पढ़ेंगे, तो चिकित्सा हम्म। चंद्रोदय के अंदर जो है जो 7 भाग है, उसमें हर जगह कोई भी औषधि
वो शुद्ध है या नहीं है, इसका परीक्षण दे रखा होता है। कोई भी रोग, हम्म। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ भाई इस व्यक्ति को डायबिटीज है, तो वो हम्म। कहता है भाई टेस्ट क्या है कि डायबिटीज है या नहीं। एक कागज पे आपने लिख दिया मुझे डायबिटीज है, इसका मतलब डायबिटीज हो गई। तो चिकित्सा हम्म। चंद्रोदय के अंदर भाग 5 में शायद बकायदा डायबिटीज के जो हैं वो सारे के सारे लक्षण दे रखे हैं। हम्म। उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि प्रमेह और मधुमेह दोनों फर्क चीजें होती हैं। हम्म। मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं, प्रमेह को डायबिटीज नहीं कहते। हम्म। तो अगर आज हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व में हम डायबिटीज कैपिटल हैं, ये फर्जी आंकड़े हैं। हम्म। क्योंकि जब वो लोग अपनी वास्तविक डायबिटीज को चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा उनको मधुमेह था ही नहीं कभी भी, उनको प्रमेह था। तो जब उनको हम्म। प्रमेह था तो उनको डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है। हम्म। नतीजा क्या हुआ, वो रोगी हो गए। क्योंकि रोगी तो मानसिकता होती है ना, आपने किसी के मानसिकता बिठा दे वो। और आयुर्वेद एलोपैथी की परिभाषा क्या है, अरे आपका तो पेनक्रियाज ही खत्म हो गया। यहाँ मेरठ में एक जैनी डॉक्टर है, बच्चा पार्क पे। हम्म। वो वैसे तो शायद एमडी फिजिशियन है, लेकिन वो डायबिटीज के पेशेंट देखता है और भीड़ ही भीड़ लगी रहती है उसके यहाँ। हम्म। आज से 7-8 साल पहले मेरी शुगर एक दिन 350 हो गई। मैं हम्म। उसके पास में गया, उसने कहा, और HbA1c जो था वो मेरा काफी ज्यादा था, आई थिंक 8 या 9 था। हम्म। तो मैंने कहा, सारे जने पीछे पड़ गए, मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने चला गया। हम्म। उसने बोला भाई साहब आपके तो पेनक्रियाज खत्म हो गए, आप तो तुरंत इंसुलिन लो वरना आप बचोगे ही नहीं, हम्म। वरना आप बचोगे ही नहीं। हम्म। मैं कहूँ भाई साहब मेरा शरीर है, मेरे पेनक्रियाज है, मुझे ही नहीं पता होगा कि पेनक्रियाज मेरे खत्म हो गए। हम्म। कोई बात नहीं, उसकी कहानी सुनता रहा मैं। अब उसने हम्म। मार 2-4 हजार रुपए की दवाइयां लिख दी, मैं उसके आगे हाथ जोड़ रहा कि भाई साहब किसी भी तरह से ये इंसुलिन मत लिखो। हम्म। खैर, जब उसने कह दिया, मैंने मतलब वो क्लियर लिखे थे इंसुलिन तो मैं लगूंगा ही नहीं, हम्म। बाकी जो करना है आप कर लो। उसके बाद मैंने मेरे फूफा जी को फोन करा, मेरे फूफा जी एमडी डॉक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ये गुजरात में ही डायरेक्टर ऑफ हेल्थ थे वो। हम्म। तो मैंने फूफा जी को फोन करा, मैंने फूफा जी से पूछा, मैंने कहा जी ये कह रहा है कि इंसुलिन है, बोले बेवकूफ है। बोले कभी कभी क्या होता है, हम्म। आपका जो शुगर जो है वो शुगर स्पाइक आता है, एकदम से बढ़ जाती है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज हो गई। हम्म। बोले लेकिन आप ऐसा मान लो कि आप एक प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ गए हो, कि अगर इसके हम्म। बाद आपने ध्यान नहीं करा तो ये हम्म। चीज ऐसी होगी। और हम्म। मेरे फूफा जी इतने लर्निड थे कि वो एलोपैथी, होम्योपैथी और आपका आयुर्वेद सब कुछ पढ़ते रहते थे। तब ये हम्म। पहली बार वो आया पॉइंट कि ये प्रमेह होता है जिसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, और मधुमेह होता है जिसको हम डायबिटिक कहते हैं। हम्म। लेकिन हिंदुस्तान में जो प्री हम्म। डायबिटिक कैटेगरी है, वो एक हम्म। स्वस्थ व्यक्ति को ही वो प्री डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। हम्म। और जैसे ही प्रमेह का ट्रैक होता है तो तुरंत उसको जो है मधुमेह डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये तो स्कैम है। हम्म। तो परीक्षण से ही आपको पता चलेगा कि अब परीक्षण भी आपके अपने हाथ में नहीं है, सामने वाले के ऊपर है। आप चिकित्सा चंद्रोदय खोलिए, उसने लाइन से जो है डायबिटीज के भाग 5 के अंदर जो है वो पूरी डिटेल लिख रखी है। हम्म। जी। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि हमारे को हर प्रक्रिया का पहले परीक्षण करना है। अब कहानी आती है प्रश्नोपनिषद के ऊपर। जी। प्रश्नोपनिषद में जब आप पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पहला प्रश्न पढ़िए जरा। हाउ डिड लाइफ बिगन। हाँ, तो इस ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, के सवाल को अगर आंसर करने बैठेंगे तो हम ब्रह्मांड तक ही पहुंचेंगे। हम्म। कि इस अखिल ब्रह्मांड की शुरुआत फिर कैसे हुई,
तो उसने कहा जी हम्म जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर आप ये कह रहे हो, सवाल के इर्द गिर्द जो सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हो कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इन पर क्यों नहीं हुई? हम्म तो इसलिए प्रश्नोपनिषद पढ़ना आवश्यक है। प्रश्नोपनिषद अध्यात्म के तौर पे वो ग्रंथ का वो रखा गया है, बट प्रश्नोपनिषद कॉस्मोलॉजी का क्वेश्चन है कि लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जब मैंने इस वाले प्रश्न को ढूंढा, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट था कि जब इस प्रश्न को मैं ढूंढना शुरू करा, तो मुझे सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शिव और उनकी पत्नियां सब दिखे एक साथ, हम्म सिर्फ इस एक ठीक प्रश्न को, सिर्फ एक प्रश्न को आंसर करते ही। अब मैं आपको उसका वो बताता हूँ, प्रक्रिया बताता हूँ। ज्योतिष में एक टर्म है नवग्रह, हम्म ठीक है? तो जब मैंने नवग्रह को देखा, तो मुझे पता चला कि आप कभी किसी, अच्छा नवग्रह में एक सूर्य है जो कि स्टार है इंग्लिश सिस्टम से, एक हम्म चंद्रमा है जो सैटेलाइट है, मंगल हम्म बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये पांचों प्लैनेट्स हैं, और राहु हम्म केतु जो है वो शैडो है। हम्म तो अगर आपके पास में एक टोकरी में एक सेब एक केला दो चीकू पांच हम्म अलग अलग तरीके के फल है, तो वो 9 अलग अलग फलों को आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 9 एप्पल है या 9 बनाना है। आप उनको बोलोगे कि आपके पास 9 फ्रूट्स है। हाँ तो एडिशन करने के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए। हम्म तो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ था नवग्रह। हम्म तो जब मैंने नवग्रह टर्म देखी, तो मैंने कहा ये तो कहानी फर्क हो रही है। इसका मतलब कि ये ग्रह टर्म जो है इसके अंदर कोई कहानी है हम्म जो मुझे नहीं पता। हम्म मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ गया। सारी चीजें फर्क है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति। तो जो ग्रह टर्म है वो 9 के 9 को जोड़ रही है। तो ग्रह क्या है, ग्रह कहते किसको है? हम्म तो जब मैंने ग्रह टर्म को देखना शुरू करा, और ग्रह टर्म दो तरह से लिखा जाता है, गा के नीचे कटा हुआ रा, र- और गा के नीचे ऋषि वाला रा, देखिए उसको बदल भी रहा है। ग्रह, तो दोनों का उच्चारण सेम है। हम्म तो जो ग्रहण करता है वो ग्रह है। और जो वो है ऋषि वाला रह वो घर है। नहीं, यहाँ पर ऋषि वाला ही रा आता है, यहाँ पे अच्छा कट्टे पेट वाला वो नहीं आता। अच्छा अच्छा। ये मैं कहने का वो कर रहा हूँ। ठीक है। जो ग्रहण करता है। जो ग्रहण करता है वो ग्रह है। लेकिन ग्रहण करने में तो जो रह लगता है वो कटा हुआ लगता है। तो वहां पर वो गलती है। जो अच्छा वो। जो ग्रहण कर रहा है वो उसके तौर पे, तो अब यहाँ से ये पॉइंट मेरे दिमाग में अटका। तो मैं हम्म मात्रा और ये कौन सी मात्रा लग रही है क्या लग रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत ज्यादा मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं आता मुझे। तो मैं हम्म हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करता हूँ कि भाई, एक टाइम तो ऐसा था मुझे रा पे जो ऊ की मात्रा लगाते हैं वो बीच में क्यों लगाते हैं मुझे यही नहीं पता था। हम्म दो प्रकार के र होते हैं, एक रा में जो है ऊ लगता है तो उसमें ऐसे करके वो नीचे की तरफ, वो ऊपर से नीचे को चला जाता है, और एक में गोला बना के नीचे जाता है, ऐसे करके रू दो प्रकार से लिखा जाता है। हम्म। तो मुझे ये पता नहीं था। एक तो रूमा करके जो नाम लिखेंगे उसमें ऐसा लिखेंगे रूमा। एक सेकंड।
देखो जी, एक तो ऐसे लिखा जाता है रू, और एक लिखा ये जाता है रूमा वाला रू हो गया। रू। दो तरह से रू लिखा जाता है। ओ। जैसे मैं लिखूंगा ग रू ड, गरुड़। ठीक है। समझ गया। तो ये हमारे जो हैं वो प्रोसेस जो है, इसमें मात्राओं का फर्क होता है। तो ये जो नव ग्रह लिखेंगे, तो नव गुरु लिखेंगे इसको। नहीं, अभी अभी उस पर नहीं जाते। अभी मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि मैंने अच्छा। कैसे सोचा। मुझे हम्म। अभी सही और गलत के तौर पे मत जज करिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रत्येक चीज पर प्रश्न करा। हम्म। तो मेरा प्रश्न जो है वो इस बात पर चला गया कि ये ग्रहण क्या कर रहे हैं, और हम्म। सारे के सारे वो कौन सी चीजें जिसको ग्रहण कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने देखा प्रकाश जो है उसकी उत्पत्ति सूर्य से होती है ना। हाँ। और मैं हूं पृथ्वी पे। जी। तो मेरे पर जो प्रकाश आएगा वो सूर्य से पृथ्वी पर जहां मैं हूं उस जगह प्रकाश आएगा। तो हम्म। मेरा जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड जहां मेरा जन्म हुआ वहां पर जो प्रकाश आ रहा है वो आ गया। हम्म। तो क्या ये संपूर्ण प्रकाश था मेरे ऊपर? नहीं। बोले मेरे पास दूसरा प्रकाश भी था जो चंद्रमा से आता था। हम्म। वो कैसे आता था? वो पहले सूर्य से चंद्रमा पे जाता था और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके मुझ पे आता था। हम्म। फिर क्या ये संपूर्ण प्रकाश था? बोले नहीं, ये भी नहीं था। ये सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि। तो ऐसे हरेक पे वो प्रकाश जाता था और वहां से मेरे पास आता था। फिर वो वहां से इस पे गया, फिर मेरे पास आया। फिर वो यहाँ से यहाँ गया, फिर मेरे पास आया। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर मेरे पास आया। मैंने कहा चलो जी ये संपूर्ण है। बोले नहीं, ये भी संपूर्ण नहीं है। अभी हम्म। तो बच गया। बोले कौन सा बच गया? बोले अभी तो राहु केतु बच गया। हम्म। मैंने कहा जी राहु केतु क्या होता है ये? हम्म। बोले राहु केतु जो है वो छाया है। मतलब पृथ्वी जो है हम्म। उसका एक नॉर्थ पोल है और एक उसका साउथ पोल है। हम्म। अब पृथ्वी जो है वो सर्कल में नहीं है, पृथ्वी स्फेरिकल है। हम्म। स्फेरिकल चीज जो होती है उसके जो किनारे होते हैं वो चपटे होते हैं। हाँ। तो चपटे होने से प्रकाश जो है वो इन दो जगहों पर भी एब्जॉर्ब होता है। हम्म। तो ये पहला टर्म जो मेरे सामने आया वो आया प्रकाश, हम्म। कि मेरे ऊपर संपूर्ण प्रकाश कौन सा पड़ रहा है। हम्म। फिर जो दूसरी टर्म आई वो आई प्रकाश के बाद मोमेंटम। हम्म। उसको हम कहते हैं रई। अब क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जी। प्रकाश जो है ये प्राण में परिवर्तित हो गया। तो जब आप प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तब आपको हम्म। प्रक्रिया समझ में आएगी कि ये एक्चुअली ये क्या। और संस्कृत और हिंदी वाला जो है वो मेरे पास होगा तो मैं भी आपको भेज दूंगा। आई थिंक होगा ही मेरे पास में। तो जब आप उसके तौर पे उसको देखेंगे तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है जो इसमें जा रही है। एक सेकंड।
तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। तो जी मेरी क्लास में ना फोन वोन लेके बैठना अलाउड नहीं है। दो चीजें एक साथ करनी है तो एक ड्रॉप कर दीजिए। नहीं, वो आपने कहा ना कि मैंने भेज दिया, तो मैं तो इसलिए उसे देख रहा हूँ। प्राणोपनिषद आ गया मेरे पास। जी। मैं कुछ और नहीं देखा मैंने। और मैं फोन लेता हूँ ना, तो जो आप लिख रहे हैं वो कैमरा चालू होता है तो उसको बड़ा करके दिखाता है वो मुझे। ठीक है। वरना मैं फोन वैसे नहीं लूंगा। ठीक। तो अब यहाँ पर जो है, जो प्रकाश जो है उसको प्राण कह रहे हैं, और दूसरी टर्म आई रई। रई रई कहते हैं फिजिक्स में मोमेंटम को। और मोमेंटम जो है उसके कारण कोई भी चीज गोल घूमती है। हम्म। तो जब कोई चीज गोल घूमती है, तो जैसे लट्टू जो है उसको अगर आप देखेंगे, तो वो लट्टू जो है वो गोल घूमता है। तो आप हम्म। एक दफे उसमें रस्सी बांध के उसको दौड़ाते हैं, दौड़ाने के बाद में जो है वो लट्टू घूमता है। जी। अब ये लट्टू जो है, इसकी दो धुरी होती है, एक ऊपर की एक नीचे की। उसके इर्द हम्म। गिर्द वो घूमता है। जी। अब फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है F = G m1 m2/r²। मतलब दो मास पिंडों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के आधार पर फोर्स के बारे में बताया गया। जी। अब फोर्स का जो फॉर्मूला जो है उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp/dt करके उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है। मोटा मोटा याद रखने की चीज मोमेंटम है, कि वो जी। गोल जो घूम रहा है वो, अब जैसे सूर्य है, क्या वो गोल घूम रहा है? क्या वो पृथ्वी जो है उसके गोल घूमने को इम्पैक्ट कर रहा है? बोले हाँ जी, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो मास पिंड हैं, और उनके बीच में दूरी है, और वो दूरी की वजह से वो गोल घूम रहे हैं। तो क्या जी। इसकी जो घूमने के ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव होगा? बोले हाँ जी, चंद्रमा का भी प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्रमा भी मास पिंड है, वो भी पृथ्वी के घूमने को इम्पैक्ट करेगा। जी। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब का प्रभाव होगा, जी। क्योंकि सारे मास पिंड हैं। राहु और केतु, ये दो हम्म। जो हैं, ये पृथ्वी के ही दो पार्ट हैं। हम्म। जब कोई लट्टू जैसे घूमता है, तो वो अपनी धुरी पर जब केंद्रित होता है, हम्म। तब उसका घूमना लंबे समय तक होता है, और वो बिल्कुल स्थिर होके होता है। हम्म। इस आधार पे प्रकाश इन 9 वेरिएंट में जाता है, और रई इन 9 वेरिएंट में जाता है। हम्म। रई मतलब मोमेंटम। जी। रई जो हम नहीं मक्खन मक्खन निकालते हैं उसमें रई चलाते हैं ना, हाँ ऐसे ऐसे हाँ हाँ करके, हाँ 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 हाँ। वो रई बार उसको बार। कहते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, रही रही रही, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है। वही चल रहा। हाँ ठीक है, याद आ गया। ठीक है। वो तो लकड़ी का रई होता था, रई उससे में क्या रही का। होता है? रई में क्या होता है, दो समान फोर्स होते हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट चलते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो जब हम उस चीज को ऐसे करके करते हैं, तब वो गोल घूमता है। तो जब दो समान फोर्स लगातार चल रहे हैं, तो वो तो समान फोर्स की परिभाषा के तौर पे रही है। अब इसके मूल उद्देश्य पे आ जाते हैं कि ये इन दोनों का मूल उद्देश्य क्या है। आपने वो देखा होगा ना, वो जो बकरा पकाते हैं, तो उसके बीच में से एक सलाख डाल देते हैं, उसको बारबेक्यू कहते हैं। बारबेक्यू। बारबेक्यू। ओ। तो बारबेक्यू में क्या होता है, नीचे कोयले जला देते हैं, हम्म। और एक स्टैंड बना देते हैं। उस स्टैंड के बीच में एक सलाख होती है, उस सलाख में बकरे को घुसा देते हैं, और उसको गोल गोल घुमाते हैं। हम्म। जब उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो उसमें एक्चुअली ब्राउनिंग होती है। वो मीट जलता नहीं है, किसी भी हम्म। तरफ से कच्चा नहीं रहता, उसकी हम्म। कंप्लीट ब्राउनिंग होती है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। अब प्राण, जब जिसको हम प्रकाश कहते हैं, वो प्राण जो हो गया, और दूसरा रई। ये दोनों जो हैं, इन दोनों की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, जी। कि प्रकाश के बिना तो कोई कहानी ही नहीं है। हम्म। और रई जो है, उसके बिना भी कहानी नहीं चलेगी। अगर रई मतलब दोनों, पृथ्वी और वो जो है वो ना घूमे,
थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि सूर्य भी स्थिर है और पृथ्वी भी स्थिर है, तो हम्म। पृथ्वी का एक भाग बिल्कुल जल जाएगा और एक भाग जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब इस अगर वो गोल घूम रहा है तो वो कहीं से भी जलेगा नहीं, हर तरफ से वो ऑप्टिमल होगा, ऐसे सही करके बात। घूमेगा, हर सही तरफ बात से है। वो ऑप्टिमल रोटी सिकती जाएगी। फिर भी हम्म। भारत के लोग जो हैं उनका ब्राउन रंग है, हाँ और आप देखेंगे चाइना वगैरह साइड में, जापान साइड में पीले रंग के लोग हैं, हाँ। अफ्रीका साइड में काले रंग के लोग हैं, हम्म। और इंग्लैंड साइड में जो है सफेद रंग के लोग हैं। हम्म। रशिया, हम्म। अमेरिका, इन हम्म। जगहों पर सफेद रंग के लोग हैं। हम्म। तो ये कलर वेरिएशन क्यों आ रहा है? पृथ्वी को प्राण और रई जो प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर हो रहा है। मैं मेरी हम्म। बात समझा पाया? हाँ हाँ, आप समझ जा पाए। अब सबसे सर्वश्रेष्ठ रोटी किसको कहेंगे आप? जो बिल्कुल ब्राउन कलर की होगी, हम्म। पका हुआ पराठा जैसे होता है ना, हाँ हाँ, लाल मैं रंग समझ का, गया। लाल रंग का बिल्कुल। और उसके, तो जब आप भारत के लोगों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पकी हुई रोटी है। अफ्रीका साइड में जाएंगे तो बोले ये रोटी जल गई। जल गई। और अमेरिका जब जाएंगे तो एक रोटी कच्ची है। जब अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो बोले ये तो रोटी कच्ची रह गई। अब जी। हमारी मान्यता क्या है? उससे बिल्कुल उलट। हम हाँ। श्रेष्ठ मानते हैं अंग्रेजों को और इंफीरियर मानते हैं अपने को। ठीक जबकि है, प्राकृतिक रूप से जो है वो एकदम उल्टा है इसका। प्राकृतिक रूप मान्यता से का मतलब। फर्क है। हाँ। तो हमारे यहाँ भजन भी बने हुए हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हम्म। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो वहां पर जो हम्म। कंपैरिजन है वो कलर के हिसाब से जो है वो ये बताने के लिए है कि प्रक्रियाओं पर ध्यान दो, वेरिएशन कहाँ पर है और क्यों है। और कृष्ण जी तो नीले रंग के थे, हम्म। रामचंद्र जी नीले रंग के थे, शिव जी नीले रंग के थे, मतलब शिव जी हम्म। का गला नीले रंग का था। हम्म। तो ये रंगों के अंदर कुछ रहस्य है जो छिपा हुआ है। हम्म। अब वो रहस्य भी खोल लेंगे थोड़ी देर में। हम्म। इसलिए मैंने कहा था कि ये प्रश्नोपनिषद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब आते हैं, ये पूरी प्रक्रिया में जो कहानी चल रही है हम्म। उसको अगर हम ध्यान से देखें हम्म। तो हम बोलेंगे नवग्रह में एक फोर्स होता है, एक मोमेंटम होता है। ठीक है हम्म। जी। हाँ, क्लियर हो गया। अब इसको हम टर्म दे देते हैं फिर से। एक को हम टर्म देते हैं एफ, हम्म। और दूसरे को टर्म देते हैं पी। हम्म। सॉरी, एक को हम टर्म देते हैं लाइट, एल, और दूसरे हम्म। को हम टर्म देते हैं पी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एलपी बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम। तो L9 हम्म। और P9, यही हमारी हम्म। परिभाषा का तरीका होगा ना। हाँ। अब मुझे यही चीज, इसको 9 की बजाय मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ नवग्रह मतलब सोलर सिस्टम। L सोलर सिस्टम और P सोलर सिस्टम। हम्म। ठीक है जी। जी। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य चंद्रमा नवग्रह एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास में प्राण और रई की पूरी प्रक्रिया है, तो ये सूर्य के अलावा भी कोई सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में? हम्म। इस आधार पे कि सूर्य का प्रकाश जो है वो स्थिर इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मांड में अपनी स्थिति स्थिर बनाकर है। तो जो हम्म। दूसरी टर्म आएगी वो आएगी लाइट बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स। हम्म।
एंड लाइट बिकॉज ऑफ मोमेंटम बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स। हम्म जो हमारी ये घूमने वाली प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रकाश आ हम्म रहा है और वो पृथ्वी गोल घूम रही है, उसमें हम्म, भूमिका ब्रह्मांड की भी होगी ना। हाँ उसी तरह से सही जो बात। प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, वो प्रकाश जब हम ब्रह्मांड के तौर पे देखेंगे तो वो ब्रह्मांड के अलावा भी, मतलब पूरे ब्रह्मांड से भी तो प्रकाश आ रहा है। जी। तो जो सूर्य चंद्रमा या नवग्रह के अलावा जो है, जो प्रकाश आ रहा है, वो तारों का आ रहा है। हम्म ठीक है ना। जी। तो वो जो तारों का प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश भी तो प्रकाश है। वो भी प्रकाश है। तो अगर मैं टोटल प्रकाश लेकर चल रहा हूं तो मैं बोलूंगा टोटल प्रकाश बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। हम्म और दूसरा बोलूंगा टोटल मोमेंटम, क्योंकि ये जो कुछ भी घूम रहा है उसमें भी पूरे यूनिवर्स का रोल प्ले है। जी सर। तो पूरे यूनिवर्स का रोल प्ले प्रकाश के अलावा आवाज चली गई आपकी। मैं बोल ही नहीं रहा ना, पहले आप कर लो जो कर रहे हो। वो आज अहमदाबाद जाना है एक पेशेंट को देखने, तो ड्राइवर आ गया, उसकी चाबी दी गैराज की उसकी। कोई बात नहीं, चलिए। उससे गेट खुल जाएगा, वो पीछे वाला ताला। तो प्रकाश और मोमेंटम, प्रकाश और रई, प्राण और रई, पूरे ब्रह्मांड की वजह से। हम्म ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ये जी। ब्रह्मांड जो है, ये एक जगह पर हम्म एक जगह पर। बता रहा हूं। अब ये ब्रह्मांड जो है, ये पूरा तीन पार्ट में बटा हुआ है। हम्म पूरा ब्रह्मांड जो में दिख रहा है वो, और हम्म एक जगह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, पॉइंट जीरो कहेंगे उसको। अच्छा। और एक जगह पर जो मोमेंटम है वो भी उस ब्रह्मांड में, जहां से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है उसके हिसाब से। तो हम्म इसको जो है हम, एक सेकंड, हाईलाइटर कहाँ गया इसका। और एक जगह ये ब्रह्मांड जाकर विलीन हो रहा है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं। और उसी पॉइंट पर, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी है, वहां पर जो है ये लाइट और प्रकाश किस प्रकार से है, हम्म ये हमारा पॉइंट हो गया, जिसको कि हम इस प्रक्रिया से बताने हम्म की कोशिश कर रहे हैं। हम्म ये तीन पॉइंट हो गए हमारे सामने। हम्म, पूरा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड का प्रकाश, जी। LUPU, पूरा ब्रह्मांड, मतलब प्राण हम्म के तौर पे और रई के तौर पे, वहां पर जहां पर कि ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और जी तीसरा पार्ट हो गया जहां पर ये ब्रह्मांड जाकर विलीन होता है। जी। पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया, हाँ क्लियरली पॉइंट समझ में आया। एक पॉइंट वहाँ पॉइंट जीरो कहेंगे जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, एक फिर वो ब्रह्मांड वाला पोर्शन है, और एक जहाँ पे अंत हुआ वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। अब यहां से गेम चेंज हो गया पूरा का पूरा। जिस जगह प्रकाश हमारे पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आ रहा है हम तक, हम्म उस संपूर्ण प्रकाश को किसी ने बोल दिया विष्णु। अरे 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 अरे। जिस जगह से ये प्रकाश के कारण जो मोमेंटम था, वहां पर हो गई लक्ष्मी। उसी तरीके से जहां से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा था, उस जगह को किसी ने बोल दिया ब्रह्मा। और फिर उसके बाद उसको बोल दिया सरस्वती। हम्म
उसी तरह से जहां पर ये ब्रह्मांड जाकर विलीन हो रहा था उसको विलीन किसी हुआ ने था, बोल दिया वो शिव, शिव, और और उसको बोला शक्ति। शक्ति। शक्ति या पार्वती। तो कहानी कहां से शुरू हुई? नवग्रह वाली टर्म से। हम्म। और पहुंची कहाँ? तो जैसे ही मेरा उस प्रश्न पे ध्यान गया, उस प्रश्न ने मेरे को साक्षात, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके अर्धांगिनियां। तो अब अगर मैं उनसे मिल गया तो मेरे को, मैं रात में चलूं या दिन में चलूं? वे आपके साथ ही रहेंगे। उनके बिना तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं हूं ना। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रश्नोपनिषद पढ़ने का महत्व है। अह, अह, 4 घंटे मुझे आज सफर में रहना है, तो जितना भी हो सकेगा मैं पढ़ लूंगा। हाँ, तो ये पार्ट को ध्यान में रख के फिर आपने जब मुझे आप भेज दिया। प्रश्नोपनिषद के क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। हम्म। अभी हम